हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। तो अब तक हमने अल्कोहल, फिनोल, ईथर में पार्ट 10 डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है। तो आज वाला जो पार्ट होने वाला है वो पार्ट नंबर 11 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। तो आज हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं किसकी, ईथर्स की। एक बार केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो फिर मैं एक पार्ट ऐसा बनाऊंगी जिसमें हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आईयूपीएसी या फिर कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे किसकी, हम अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स की, तीनों की एक साथ। वो आते ही वीडियो ये वाला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, बट अगर फिर भी किसी को लगता है कि कोई चीज छूट रही है या कोई चीज रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। बाकी मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने आपको करा दिया, बट अगर फिर भी कोई चीज रहती है, कोई रिएक्शन रहती है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अभी आज जो हमें स्टार्ट करना है, बेसिकली वो क्या स्टार्ट करना है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। तो क्या स्टार्ट करते हैं हम आज, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स, ठीक है। तो मैंने आपको इस वाले पार्ट में बताया था कि जो ईथर्स होते हैं ना, उसके बारे में हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना हमने अल्कोहल्स और फिनोल्स के बारे में पढ़ा। कारण क्या था, कारण था कि जो रिएक्टिविटी है ईथर की वो कम है किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल और फिनोल के कंपैरिजन में। और रीजन क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होना। बाकी अल्कोहल, फिनोल्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, जिसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होती है, कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इस वाले के अंदर, ईथर्स के अंदर क्या होता है कि पोलैरिटी हमारे पास उतनी नहीं होती, उतना चार्ज का कैरेक्टर डेवलप नहीं होता। तो ये वाले क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं अल्कोहल से या फिर फिनोल से। अब अगर ये कम रिएक्टिव है तो सीधी सी बात है, इनके बारे में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी उनके कंपैरिजन में थोड़ी क्या होंगी, कम होंगी। केमिकल रिएक्शंस भी कम होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, उनसे थोड़ी कंपैरिजन में कम होंगी। तो इससे वाले पहले वाले पार्ट में मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाई थी ईथर की, मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी समझाए थे ईथर्स के, फिजिकल प्रॉपर्टी भी समझाई थी ईथर्स की। और आज हम क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। तो अब अगर हम केमिकल रिएक्शन पढ़ने लगे हैं ना ईथर्स की, तो हम इसको ना दो पार्ट के अंदर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, ईथर क्या था, ROR, क्या था, ROR। और ये R हमारे पास दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये R हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि ये सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर है। अब अगर ये R सपोज करो कोई भी ग्रुप है, बट है तो एल्काइली ग्रुप ना, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन की एसिड बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम करेंगे, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में हम क्लीवेज करेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। क्या करेंगे हम, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब क्योंकि इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी, तो आप किसी को भी मान लो फिलहाल तो कि हम क्या कर रहे हैं, क्लीवेज कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास क्या है, एल्काइल फिनाइल ईथर है। क्या है, एल्काइल फिनाइल ईथर है, जिसमें R एक एल्काइल ग्रुप है, दूसरा R हमारे पास क्या है, फिनाइल है। तो जो एल्काइल फिनाइल ईथर है, इसको हम एज अ होल मॉलिक्यूल लेके इसके कुछ रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स को सिर्फ दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक में तो हम क्लीवेज करेंगे किसका, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का, और दूसरे में हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे एल्काइल फिनाइल ईथर को एज अ होल मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर हम इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी। तो अगर मैं इसको लिखने लगी हूँ, ये क्या है, एल्काइल फिनाइल ईथर, ठीक है। ये क्या है, हमारा एल्काइल फिनाइल ईथर है। तो हम इसको एज अ होल मॉलिक्यूल लेके क्या करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन से, मतलब क्लीवेज करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का, ठीक है। तो अब अगर मैं क्लीव करने लगी हूं कार्बन ऑक्सीजन को, तो क्या होएगा, देखो सबसे पहले तो कार्बन ऑक्सीजन के क्लीवेज में अगर हम बात करते हैं कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि हम ईथर की रिएक्शन कराएंगे हेलोजन एसिड्स के साथ, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले CO क्लीवेज, क्या करते हैं हम, अपनी हेडिंग बना लेते हैं CO क्लीवेज, की कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होएगा, यहाँ पे क्लीवेज होएगा। तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। क्या पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। और ये चीज मैंने ना आपको अब तक कम से कम 3-4 बार तो बता दी कि हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं। तो हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं, फिर से एक बार बात करते हैं। हेलोजन के साथ जब कोई
ऐसा ग्रुप लगा है जो हमें क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा, क्योंकि अरीनियस एसिड या फिर ब्रोंस्टेड एसिड की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एसिड्स वो होते हैं जो किसी प्रोटॉन को देते हैं या फिर H प्लस को देते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास हेलोजन फैमिली का कोई एक मेंबर और इसके साथ लगा है H। तो अब अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करूँ तो H पॉजिटिव होगा और क्या होगा, X नेगेटिव। तो मतलब यहाँ से H पॉजिटिव क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अगर H पॉजिटिव बाहर निकलेगा दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास एसिड है और साथ में क्या है, हेलोजन। तो बोल सकते हैं ना हम ये क्या है, एक हेलोजन एसिड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं, हेलोजन एसिड के साथ। तो अभी अगर मैं ना एक जनरल रिएक्शन आपको बता दूं पहले कि मेरे पास है ROR। क्या है ROR? ROR क्या होता है, हमारा ईथर होता है। अभी R को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि R कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो R क्या है, एक ईथर। इसकी रिएक्शन में करा देती हूँ हेलोजन एसिड के साथ या मैं बोलूं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं हेलोजन एसिड के साथ एट टेम्परेचर 373 केल्विन के आसपास, तो यहाँ से होता क्या है, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, इस बॉन्ड को या मैं बोलूं इस वाले को क्या करा रहे हैं, ब्रेक करा रहे हैं, इसका हम क्लीवेज करा रहे हैं। HX में हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। यहां से बॉन्ड क्लीव करेगा तो RO नेगेटिव और R पॉजिटिव, ऐसे ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन में और अल्काइल ग्रुप में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन सा चार्ज लेगा, नेगेटिव, और R के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आप इसको R को इसके साथ भेज दो, इसको इसके साथ भेज दो, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्लस जाएगा माइनस के साथ और ये प्लस जाएगा इस माइनस के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा, ROH और RX मीन्स हमारे पास एक तो बन गया एल्काइल हैलाइड प्लस क्या बन जाता है, एल्कोहल। क्या बन जाता है, एल्कोहल। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक तो बन जाता है एल्काइल हैलाइड एंड दूसरा आपका क्या बन जाता है, एल्कोहल, ठीक है। इतना हमने देखा। अभी मैंने फर्क क्या है कि बस मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन ली थी वो क्या थी, एक जनरल रिएक्शन। लेकिन अब अगर मैं R को स्पेसिफिक कर दूं कि R क्या है, मेरा मिथाइल ग्रुप है, मींस R है CH3OCH3, तो इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। तो अगर मैं डाई मिथाइल ईथर की रिएक्शन करा दूं अब हेलोजन एसिड्स के साथ, हेलोजन में लेती हूं मैं एसिड HI। क्या हेलोजन एसिड लेंगे, HI। अब क्या कारण है यहाँ पे HI लेने का, मैंने HI ही क्यों लिया, यहाँ पे हम या तो HBr लेते हैं या लेते हैं HI। रीजन ये है कि जो हमारे ईथर्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ईथर्स होते हैं कम रिएक्टिव। अगर ये कम रिएक्टिव है मतलब यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन करानी है तो आपको थोड़ी सी ना कंडीशन को ड्रास्टिक करना पड़ेगा। मीन्स आपको अपना जो आप हेलोजन एसिड ले रहे हो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग कौन सा होएगा, स्ट्रॉन्ग वो होएगा जो जल्दी H प्लस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और हमें पता है कि अगर हम हेलोजन एसिड्स में एसिडिटी देखते हैं तो सबसे पहले होते हैं HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर हमारा क्या होता है, सबसे लीस्ट HF होता है, ठीक है। तो HI और HBr क्या है, अच्छे एसिड्स हैं। तो या तो हम यहाँ पे HI लेंगे या हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे HBr लेते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक कराना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी क्या चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। मीन्स हमने जो अपने एसिड लेना है वो क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या तो यहाँ पे HI है या फिर क्या है, HBr एज कंपेयर टू HF एंड HCl। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, या तो HBr या HI। तो मैं यहाँ पे फिलहाल HI को क्या कर लेती हूँ, कंसिडर। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H प्लस I माइनस, और यहाँ से मिलेगा CH3O नेगेटिव CH3 पॉजिटिव। ये इसके साथ जाएगा और वो उसके साथ, मीन्स क्या बन जाएगा यहाँ से CH3OH प्लस का CH3I। तो ये क्या बन जाता है, एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। और एल्काइल आयोडाइड में भी क्या है, मिथाइल आयोडाइड है। क्या है, मिथाइल आयोडाइड। और ये हमारे पास क्या है, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, मिथाइल एल्कोहल, ये बन जाता है मिथाइल हमारा आयोडाइड। तो ये हमने क्या देखी है रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे एक चीज क्या नोटिस की कि यहाँ पे जो हम हेलोजन एसिड लेंगे वो कौन सा लेंगे, जो कि क्या होगा, हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड या तो HI है, ये क्या है HBr। क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, या मैं बोलूं HI और HBr की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू HF के और HCl के। तो HI का और HBr के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी, मिनिमम। अगर मिनिमम एनर्जी देने से H प्लस यहाँ से जल्दी निकलेगा, दैट मीन्स ये क्या है, अच्छे एसिड्स हैं। तो अगर ये अच्छे एसिड्स हैं तो रिएक्शन को क्या करा देंगे, बड़ा इजिली करा देंगे। तो ये बात कब थी कि जब हमने दोनों तरफ क्या लिए हैं, सिमेट्रिकल लिए हैं, ठीक है।
अभी तो मैंने सिमेट्रिकल लेके बताया एक केस, आगे हम जब चलेंगे तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर भी लेंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि किसके साथ जाएगा H पॉजिटिव और किसके साथ क्या जाएगा हमारा I नेगेटिव। मीन्स कि जो I नेगेटिव होएगा, कि अभी तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल है, तो हमने एक तरफ से CH3 पॉजिटिव निकाल दिया, एक तरफ से CH3O नेगेटिव। लेकिन सपोज करो एक तरफ होता C2H5, एक तरफ होता CH3, तो फिर हमें सोचना पड़ता ना कि हम कौन से वाले बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, तो हम वो वाली कंडीशन भी देखेंगे। उससे पहले एक चीज ये कि अभी मैंने यहाँ पे जो हेलोजन एसिड लिया है, वो हेलोजन एसिड मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने एक्सिस में लिया है या कैसे लिया है, सिंपल मैंने यहाँ पे HX लिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं HX को एक्सिस में ले लूं, क्या ले लूं, एक्सिस में, तो ये रिएक्शन जो है वो यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, ये रिएक्शन हमारी क्या करेगी, फर्दर भी मूव करेगी। कैसे मूव करेगी उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इस जनरल रिएक्शन से आपको समझाऊं कि मैंने जो हेलोजन एसिड लिया वो क्या ले लिया है, एक्सिस में, ठीक है। तो अगर मैं हेलोजन एसिड को एक्सिस में ले लेती हूँ, तो अब क्या करते हैं कि अब हमारे पास जो यहाँ पे ईथर है ना, इस ईथर के साथ मैंने HX को क्या ले लिया है, एक्सिस में ले लिया है। अब अगर मैंने क्या देखा कि मैंने अगर HX को एक्सिस में ले लिया, मीन्स अपने हेलोजन एसिड को एक्सिस में ले लिया है, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाले हैं, फिर 2 RX मीन्स 2 अल्काइल हैलाइड। तो एक ईथर से 2 अल्काइल हैलाइड हमें कैसे मिलते हैं वो हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई, ये रिएक्शन हमारी क्या करेगी, फर्दर भी मूव करेगी। कि यहाँ से जो हमारा एल्कोहल बना था, क्या होएगा, यहाँ से जो हमारा एल्कोहल बना था, क्योंकि हमारे पास तो HX अभी भी प्रेजेंट है, तो वो फर्दर क्या करेगा, ये एल्कोहल फर्दर रिएक्ट करेगा इस HX के साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो क्या है, लोन पेयर्स, तो ऑक्सीजन जाएंगे यहाँ से H+ लेंगे और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे X-, तो यहाँ पे क्या जाएगा ROH2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, बिकॉज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेके R के ऊपर छोड़ देगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RX+ का वाटर। तो एक RX ये बना, रिएक्शन के दौरान एक ये बना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने ROR की रिएक्शन कराई किसके साथ में, HX के, और HX को हमने लिया है एक्सिस में, तो हमें यहाँ से क्या मिलते हैं, 2RX+ का वाटर, ठीक है। क्या मिलते हैं, 2RX+ का वाटर। अब ये बात लिख देना ROH, क्योंकि ये कंज्यूम हो गया ना, इसीलिए तो HX के साथ रिएक्ट करके फिर से हमें RX दिया, तो हमें क्या मिलता है, 2RX+ का वाटर। तो एक ईथर से क्या मिले हमें, 2 एल्काइल हैलाइड। ये कब मिले, जब हमने अपने हेलोजन एसिड को लिया है एक्सिस में, ठीक है। अगर आप हेलोजन एसिड को एक्सिस में नहीं लेते हो तो रिएक्शन आपकी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, लेते हो तो रिएक्शन फिर हमारी यहां तक चलेगी। इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने देखा है किसके बारे में, कि जब हमने क्लीवेज कराया एलिफेटिक ईथर के बारे में, है ना। जब हमने एलिफेटिक ईथर को क्या कराया, क्लीव कराया, मीन्स दोनों साइड मैंने R को क्या लिया है, एलिफेटिक ही लिया है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं कि अब मैं एक R ग्रुप को क्या ले लेती हूँ, एक रिंग ले लेती हूँ, ठीक है। तो फिर देखेंगे कि बॉन्ड कौन से वाला टूटेगा। तो अगर मैं ले लेती हूँ एल्काइल फिनाइल ईथर, क्या ले लेती हूँ मैं, अगर एल्काइल फिनाइल ईथर, ये हमारे पास क्या होता है, ये R आपका एक एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल, ये फिनाइल, और ये क्या है, ईथर, ठीक है। तो ये है एल्काइल फिनाइल ईथर। अब अगर आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हो हेलोजन एसिड की, तो क्या होएगा, अब एक चीज देखनी है कि आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है या ये वाला। तो ये चीज हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि हम बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे। तो अगर आप बात करते हो इस वाले कार्बन की, है ना, ये कार्बन है और इस रिंग के अंदर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, मीन्स इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp2 है, क्या है, sp2 है। यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन होएगा वो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ अटैच है, मीन्स इस वाले की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे वो क्या है, sp3 है, क्या है, sp3 है। तो ये कार्बन अगर sp2 है तो ये भी हमें पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आता है sp2 के केस में 33.3%, और इसमें आता है 25%, ठीक है। और हमने ये चीज भी डिस्कस कर ली थी कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मीन्स ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वाले से, तो मतलब कि ये वाला कार्बन जो है ऑक्सीजन को टाइटली होल्ड करके रखेगा एज कंपेयर टू इस R वाले कार्बन से, मीन्स ये वाला बॉन्ड आपको होने वाला है स्ट्रॉन्ग, और ये वाला क्या होएगा, इसके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली वीक होएगा। तो यहाँ से जो क्लीवेज होएगा ना अब, वो यहाँ से होएगा,
ठीक है। तो जो क्लीवेज होता है एल्काइल फिनाइल ईथर्स के अंदर वो कहां से होता है, इस ऑक्सीजन और इस एल्काइल ग्रुप के बीच से होता है। तो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन HX के साथ करा दूं तो यहाँ से फिर से H पॉजिटिव X नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से हमारा क्या होएगा ये R नेगेटिव, ठीक है। तो R नेगेटिव क्या करेगा, सॉरी R पॉजिटिव, क्योंकि O नेगेटिव निकलेगा R पॉजिटिव, तो R पॉजिटिव X के साथ क्या बना लेगा RX प्लस यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा फिनोल। तो एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा फिनोल, ठीक है। जैसे हमें वहां पे मिला था पहले एल्कोहल, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा फिनोल। तो वो होएगा क्या कि ये यहाँ से R निकलेगा, कौन सा चार्ज लेके पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज रखेगा, एल्काइल ग्रुप आपका निकलेगा पॉजिटिव लेके, पॉजिटिव लिख जाएगा X नेगेटिव के साथ RX प्लस का फिनोल। तो ये हमने देखा कि जब हमारे पास एक R क्या होता है, एक रिंग होती है, एक फिनाइल रिंग होती है, ठीक है। तो फिर रिएक्शन हमारी इस तरीके से प्रोसीड आउट होती है कि बॉन्ड हमारा यहाँ से क्लीव करता है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास दोनों R एल्काइल ग्रुप्स थे, है ना, ये बताया था मैंने आपको कि जब मेरे पास दोनों के दोनों R एल्काइल ग्रुप थे बट वो दोनों सेम नहीं थे, वो क्या थे, डिफरेंट। मीन्स कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का क्लीवेज कराएंगे, अब किसके अंदर, अनसिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर। अब किसके अंदर क्लीवेज कराने लगे हैं हम, अनसिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर। अभी तक किसके अंदर कराया, फर्स्ट केस में एलिफेटिक था, एलिफेटिक में सिमेट्रिकल था, अब एलिफेटिक में क्या लेंगे हम, अनसिमेट्रिकल लेंगे। मींस अब मेरे पास अगर ईथर है CH3O CH2 CH3, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में करा लेती हूँ अपने हेलोजन एसिड HI के साथ में। रीजन क्या है HI के साथ कराने का, बिकॉज ये हमारा क्या है, अच्छा एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये मेरे पास क्या है, ईथर है, ये क्या है, हेलोजन एसिड है। अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराती हूँ तो हमारा यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो आता है CH3I प्लस CH3 CH2OH, मीन्स एथेनॉल, और आता है आपका मिथाइल आयोडाइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब मैंने बॉन्ड कैसे क्लीव किया, है ना, मैंने यहां से क्लीव किया या मैंने यहां से क्लीव किया, तो वो डिपेंड करेगा किस कंडीशन पे, वो हम देखते हैं कैसे, मैकेनिज्म के थ्रू। तो सबसे पहले अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो करना क्या है, सबसे पहले कि सबसे पहले जो हमारे पास ईथर है हम देखेंगे, ईथर में ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर है, कितने हैं, 2 लोन पेयर है। और यहाँ पे जो ईथर है वो कैसे काम करेगा, एज अ लुईस बेस। कैसे काम करेगा ये ईथर हमारा, लुईस बेस की तरह। क्यों, क्योंकि लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं, तो ईथर अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या है, एक लुईस बेस। तो जब ये ईथर सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, मीन्स फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। क्या होएगा फर्स्ट स्टेप में, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, ईथर का हो जाएगा प्रोटोनेशन। मीन्स CH3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, एक आ जाएगा हाइड्रोजन, CH2 CH3 ये आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। दूसरे स्टेप में क्या होएगा कि हमारे पास जो HI है उस HI में से I नेगेटिव हमारा बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय I माइनस। अब क्या होएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होएगा किससे होएगा, बाय I माइनस से, एट ऑक्सोनियम आयन। किसके ऊपर होएगा, ऑक्सोनियम आयन के ऊपर। और ऑक्सोनियम आयन कौन है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये हमारा क्या है, एक ऑक्सोनियम आयन है। तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा I माइनस से, किसके ऊपर, ऑक्सोनियम आयन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो देखना है कि ये जो I माइनस है ये अटैक किस कार्बन पे करेगा, या ये इस वाले कार्बन पे करेगा, वो अटैक किस कार्बन पे करेगा। तो जो I माइनस है, क्योंकि ये रिएक्शन होती है हमारी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, किसके थ्रू होती है ये रिएक्शन हमारी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, इसलिए I माइनस उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो कि लीस्ट हिंडर्ड होगा, जो कि क्या होएगा, लीस्ट हिंडर्ड, जिसके आसपास भीड़ भाड़ क्या होगी, कम। तो अगर आप 1 कार्बन को देखोगे तो इसके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एक CH3 है, ठीक है। अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसके पास एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये वाला ज्यादा हिंडर्ड है, ये वाला कम हिंडर्ड है। मीन्स कि जो आपका I नेगेटिव आएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं CH2O पॉजिटिव H CH2 CH3, मीन्स ये है कि जो आपका I नेगेटिव आएगा वो इस पे अटैक करेगा CH3 पे, और ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप की तरह। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा
मिथाइल आयोडाइड और प्लस क्या बन जाएगा, एथेनॉल, और ये क्या होता है हमारा लीविंग ग्रुप। तो क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड और साथ में लीविंग ग्रुप कौन निकल जाएगा, हमारा इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है टू द लीस्ट हिंडर्ड कार्बन एटम, बिकॉज ये रिएक्शन जो हमारी मूव करेगी कैसे करेगी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो अगर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू करेगी तो हम उस कार्बन पे अटैक कराएंगे जो कि क्या हो जाएगा, हमारा लीस्ट हिंडर्ड हो जाएगा। ये हमने देखी यहाँ से एक चीज। अब इसके बाद फिर से वही है कि अगर आप यहाँ पे HI को एक्सिस में लोगे तो ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे नहीं रुकेगी, आगे भी चलेगी। तो अब अगर मैं क्या करूं कि मैं इस HI को ना एक्सिस में ले लेती हूँ, तो होगा क्या, CH3 CH2OH, ये फर्दर रिएक्शन करेगा HI के साथ। अगर ये फर्दर रिएक्शन करेगा यहाँ से HI के साथ, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फर्दर। अभी एक तो CH3I हमें मिला, एक है CH3 CH2OH, और अब अगर मैं इसकी रिएक्शन फर्दर करा रही हूँ किसके साथ में, HI के साथ में, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आउट, और हमें मिल जाएगा CH3 CH2I, एक और अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड। तो हमें मिथाइल आयोडाइड भी मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा, इथाइल आयोडाइड, और साथ में क्या मिल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम इसको एक्सिस में लेंगे तो, नहीं लेंगे तो फिर हमारी रिएक्शन जो है वो यहीं पे आके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम ईथर में से एक अल्काइल ग्रुप जो है ना, एक R ग्रुप है, अगर हम उसको टर्शरी ले लें, मींस अभी तो हमने क्या लिए, दोनों के दोनों R ग्रुप लिए थे प्राइमरी 1 डिग्री के, बट अब अगर मैं एक टर्शरी ले लूं तो फिर भी क्या रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाएगी, है ना। मींस अगर हम क्या करेंगे, अब एक R ग्रुप को क्या ले लेंगे, टर्शरी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टर्शरी। कैसे कि CH3 CH3 CH3O CH3, ये हमारे पास क्या है, एक अल्काइल ग्रुप टर्शरी है, और एक ही हमारे पास क्या है, मिथाइल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराती हूँ HI के साथ में, तो सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होएगा ईथर का, क्योंकि ये क्या है, लुईस बेस है। तो अगर इसका प्रोटोनेशन होएगा ना फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ से लोन पेयर ऐसे चला जाएगा और यहाँ से I- आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे बन जाएगा C पे CH3 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन CH3 प्लस I नेगेटिव। ये होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो हमारा स्टेप होता है उसमें I नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है, अभी हमने पढ़ा था उस कार्बन के ऊपर जो कि क्या होता है, लीस्ट हिंडर्ड। बट यहाँ पे लीस्ट हिंडर्ड तो आपका ये वाला कार्बन है, कौन सा है, ये वाला कार्बन। अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा बनना चाहिए था CH3I प्लस टर्शियरी अल्कोहल, लीव कर जाना चाहिए था एज ए लिविंग ग्रुप। ये क्या कर जाना चाहिए था, लीव एज ए लिविंग ग्रुप, कौन, टर्शियरी अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, बट ये नहीं बनता। अब क्या कारण है, अभी तो हमने बोला था कि हमारे पास I- उस कार्बन पे अटैक करेगा जो कि क्या होगा, लीस्ट हिंडर्ड, बट यहाँ पे तो ये इसके ऊपर अटैक करना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, बट ये बनता ही नहीं। फिर बनता क्या है, बनता ये है कि यहाँ पे आ जाता है OH ग्रुप और यहाँ पे आ जाता है आपका आयोडीन, मींस टर्शियरी आयोडाइड बन जाता है आपका और मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो क्यों बनता है, क्या रीजन है उसको देखते हैं, है ना। कि ऐसा हमने पहले तो ऐसा बोला और अब ऐसा कैसे होगा, तो रीजन ये है कि अगर ये I- इस वाले CH3 के ऊपर अटैक करता है, मींस कि यहाँ से फिर जो कार्बोकैटायन बना होगा वो कौन सा बना होगा, आपका मिथाइल कार्बोकैटायन, कौन सा, मिथाइल। बट अगर ये I नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, मींस ये वाला बॉन्ड ऐसे क्लीव हुआ होगा, कैसे, ऐसे। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हुआ होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो कार्बोकैटायन बना होगा ना पहले, वो कौन सा बना होगा आपका, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, कौन सा, 3 डिग्री। और ये हमारी कमजोरी है, हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायंस आर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, मींस यही वाला कार्बोकैटायन क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और अब ये जो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से पहले चल रही थी, अब वो SN2 से नहीं चलेगी, अब ये कौन सा फॉलो करेगी मैकेनिज्म, SN1। कौन सा फॉलो करेगी, SN1, क्योंकि अब बात आ गई है किसके ऊपर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो अब I- क्या करेगा, मींस इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास क्या जाएगा, CH3OH मिथाइल अल्कोहल एज ए लिविंग ग्रुप,
और हमारा यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, टर्शियरी आयोडाइड। क्या बन जाएगा हमारा, टर्शियरी आयोडाइड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, और ये हमारा हो जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप बाहर। तो हमने क्या देखा कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का क्लीवेज कराते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास है सिमेट्रिकल ईथर्स तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी क्लीव करा दो। अगर आपके पास है एल्काइल फिनाइल ईथर तो आप एल्काइल वाला जो आर है ना उसके साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको क्लीव कराओ। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है ईथर्स, एक आर ग्रुप आपका क्या है, बल्कि है, एक लेस बल्कि है, लेकिन वो सेम डिग्री के हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, जो आपका लेस बल्कि है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे। अगर आपके पास डिग्री अलग है, सपोज करो एक प्राइमरी है और एक टर्शियरी है, तो जो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा क्योंकि वो स्टेबल बनेगा, तो फिर आप रिएक्शन में लीस्ट हिंडर्ड कुछ नहीं देखोगे, फिर आप रिएक्शन को SN1 पाथ से फॉलो कराओगे। मींस फिर आप किसको देखोगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। तो अब अगर मैं इस चीज को आपको रिकॉल कराऊं 1 मिनट के अंदर अंदर, तो क्या करते हैं हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखो 1 मिनट में इस चीज को ना रिकॉल करते हैं तो क्या होएगा कि जब आपके पास है देखो सिमेट्रिकल ROR, मींस जब आपके पास है सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, तो आप चाहे वो यहां से क्लीव करा दो चाहे यहां से करा दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास है एल्काइल फिनाइल ईथर, कौन सा है, एल्काइल फिनाइल एंड ईथर, तो फिर सीधी सी बात है बॉन्ड होएगा यहां से ब्रेक। पढ़ा था हमने अभी। अगर आपके पास क्या है ROR डैश है ना, क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, क्या है, अनसिमेट्रिकल, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अभी प्ले में नहीं आती, उसका रोल अभी प्ले में नहीं आता। तो सिंपली हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे एट लीस्ट हिंडर्ड कार्बन एटम, इस पे कराएंगे, लीस्ट हिंडर्ड कार्बन एटम पे करा देंगे। बट अगर आपका अनसिमेट्रिकल ईथर में ही क्या है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का रोल प्ले में आ जाता है, तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एट मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मींस फिर यहाँ पे चलेगा SN1 पाथ और यहाँ पे क्या चल रहा था हमारा SN2 पाथ। ठीक है, इस चीज को हम क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसे हम ध्यान में रखेंगे तो ईथर्स के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो ये हमने पढ़ा है क्लीवेज किसका, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ये मैं बोलूं लास्ट रिएक्शन आती है कि ईथर जब क्या करते हैं, एल्काइल फिनाइल ईथर्स क्या करते हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन पे करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आके अटैक या मैं बोलूं सब्स्टिट्यूट करते हैं कौन कौन सी पोजीशंस को, तो वो हम अभी देखते हैं। तो अब हमारे पास आएगा कि जब हम अपने एल्काइल फिनाइल ईथर को एज अ होल मोलिक्यूल क्या कराएंगे, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हम बेसिकली 3 से 4 रिएक्शन का ही जिक्र करेंगे, है ना। अब सबसे पहले कि हम थोड़ा सा ना इसका बिहेवियर देख लेते हैं अपने एल्काइल फिनाइल ईथर का। ये है एल्काइल फिनाइल ईथर, इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। ठीक है, तो लोन पेयर है मींस वो क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन करेंगे। अगर वो डीलोकलाइजेशन करेंगे तो आपको यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलनी तो तय है। ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि बगल बगल वाले कार्बन अपने मतलब कि एक कार्बन अपने पास 2 डबल बॉन्ड नहीं रख सकता, तो अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनना था, यहाँ पे भी, तो ये वाला शिफ्ट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उधर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यों बैठेगा, आराम से वो फर्दर मूव करेगा, है ना, क्योंकि चार्ज है, लोन पेयर्स है, वो एक जगह पे नहीं टिकते, वो क्या करते हैं मूव। तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज, फिर से नेगेटिव आपका मूव करेगा, ये फर्दर डबल बॉन्ड ऐसे एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को लेके, यहाँ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव R। ठीक है, नेगेटिव फिर से मूव करेगा, करा दो, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करा दो और आपको फिर से क्या मिल जाता है अपना एल्काइल फिनाइल ईथर वापस। तो अब अगर आप एक चीज नोटिस करते हो, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और जी है आपकी 5।
कि स्ट्रक्चर 2, 3, 4 किसमें 2, 3, 4 में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे है। कहाँ पे है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। दैट मीन्स कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो बड़ी है ऑक्सीजन के लोन पेयर से वो कहाँ पे बड़ी है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। और ऑक्सीजन ने यहाँ पे दिखाया था प्लस आर इफेक्ट। क्या दिखाया है, प्लस आर इफेक्ट। तो अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कारण मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के समझाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है एट ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशंस पे। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो रिएक्शन कराने लगे हैं वो है आपकी हेलोजिनेशन। कौन सी कराएंगे हम, हेलोजिनेशन। और आर को भी अब मैं क्या ले लेती हूँ, एक मिथाइल ग्रुप। मीन्स मैं क्या ले लेती हूँ, इस ईथर को एक एनिसोल। क्या ले लेते हैं हम, एनिसोल। ठीक है, मीन्स मिथाइल फिनाइल ईथर, या मैं बोलूँ इसका कॉमन नेम है एनिसोल। ठीक है, ये है। अब होता ये है कि इसकी रिएक्शन अगर मैं करा देती हूँ इसके साथ में, क्योंकि मेरे को क्या कराना है, हेलोजिनेशन। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ Br2 के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, एथेनोइक एसिड की। किसकी, एथेनोइक एसिड की। अच्छा, ये जो हमारी रिएक्शन है ना, ये हम बिना किसी लुईस एसिड कैटलिस्ट के भी करा सकते हैं, उसके बिना भी करा सकते हैं। कारण क्या है, कारण है यहाँ पे OCH3 ग्रुप। ये क्या है, हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। मींस ये क्या है कि इस रिंग को एक्टिवेट कर देगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को बढ़ा रहा है इस पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ठीक है, तो अब अगर आप लुईस एसिड कैटलिस्ट भी नहीं लेते, इथेनोइक एसिड खाली लेते हो, तो आपकी जो रिएक्शन है वो आराम से यहाँ पे प्रोसीड आउट हो सकती है। तो क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि आपका क्या है, OCH3 ग्रुप है। ठीक, तो अब हमें पता ही है कि हमारे पास अगर Br2 है तो वो अब कैसे टूटेगा, हिट्रोलिटिकली। एक Br पॉजिटिव जाएगा और एक आपका क्या जाएगा, Br नेगेटिव। अब क्योंकि डेंसिटी बढ़ी थी ऑर्थो और पैरा पे, तो बस आप ब्रोमीन को लगा दोगे एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार किस पे लगा दोगे आप इसको, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, और इस चीज का हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो आपका पैरा है वो होता है मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो वाला होता है माइनर प्रोडक्ट। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब ऑक्सीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ऑक्सीजन ने जब रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखाया था तो ऑक्सीजन के ऊपर आया था पॉजिटिव चार्ज, और Br भी यहाँ पे कौन सा अप्रोच कर रहा है, ऑर्थो पैरा पे, जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो जब इसके ऊपर भी पॉजिटिव बना था और Br भी पॉजिटिव लेके आ रहा था, तो अगर ये ऑर्थो पोजिशन पे आएगा तो आपस में क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। क्या करेगा, रिपल्शन, क्योंकि दोनों क्या है, पास पास। लेकिन अगर यही चीज मैं पैरा वाले के केस में देखती हूँ, पैरा वाले में ऑक्सीजन से दूर जा रहा है कौन, ब्रोमीन, पैरा पोजीशन पे, डिस्टेंस से ज्यादा, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, कोई रिपल्शन नहीं होता है, इसलिए पैरा क्या बनता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये इसी केस में नहीं है, हर एक रिएक्शंस में क्या है, ऐसे ही है। बस एक वो एक्सेप्शनल केस था कि जिसमें हमारे पास क्या होती थी, वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तब हमारा ऑर्थो क्या बना था, ज्यादा स्टेबल बना था, मीन्स मैं बोलूं मेजर प्रोडक्ट बना था और पैरा बना था माइनर। अदरवाइज अभी तक सारे के सारे ऑर्थो है माइनर, पैरा क्या है, मेजर। रीजन मैंने आपका बताया, रिपल्शन हो जाता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा है क्या, हेलोजिनेशन। ठीक है, दूसरी, अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन पढ़ती हूँ, ये रिएक्शन हमारी कौन सी थी, हेलोजिनेशन। अब इसके बाद अगर हम अपनी सेकंड टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, तो सेकंड क्या है यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फिर से हमने लिया है एनिसोल, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3X के साथ। ठीक है, और X भी मैं यहाँ पे अपना ले लेती हूँ I, CH3I, किसकी प्रेजेंस में, Al, CH3X ले लो आप, है ना, हेलोजन, CH3X ले लो, किसके साथ, AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, या फिर मींस लुईस एसिड कैटलिस्ट ले रहे हो या फिर FeCl3। तो अगर हम CH3X को AlCl3 के साथ ले लेते हैं तो होएगा क्या, यहां से भी आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो CH3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, X नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3, CH3 बार ऑर्थो पे,
एक बार CH3 आपका लग जाएगा किसके ऊपर, पैरा पे। फिर से मेजर होने वाला है पैरा वाला, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस या ड्यू टू द रिपल्शन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सिंपल बिल्कुल फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, अपने एल्काइल हैलाइड को लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, अब अगर मैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद एसाइलेशन कराती हूँ, क्या कराती हूँ, एसाइलेशन। तो अब अगर हम यहाँ पे क्या कराते हैं, एसाइलेशन, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एसाइल ग्रुप, मीन्स हम CH3C डबल बॉन्ड O Cl ले लेते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो होएगा क्या, यहाँ से फिर से ये Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स ये बिहेव करेगा किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यही जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पोजिशन पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पीड से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये रिएक्शन ना अब तक हम बहुत बार कर चुके हैं, बार बार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ जब तक बहुत अच्छे से आ गया है कैसे इलेक्ट्रोफाइल बन रहे हैं और कैसे ये अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से आपका ऑर्थो पैरा में से पैरा क्या बन जाएगा, एज अ मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। उसके बाद अगर हम लास्ट रिएक्शन करते हैं तो लास्ट है जी आपकी नाइट्रेशन। कौन सी है, नाइट्रेशन 4 नंबर की। पहले की थी हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, थर्ड थी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फोर्थ एंड लास्ट है आपकी नाइट्रेशन। कौन सी है, नाइट्रेशन। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, तो फिर से हम क्या लेंगे, हम फिर से एनिसोल लेंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अब हम लेंगे अपना क्या, HNO3 किसके प्रेजेंट में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो HNO3 लेंगे हम H2SO4 के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें NO2 मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, NO2। मीन्स NO2 आपका बिहेव करता है कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये चीज अच्छा हमें पता है। ठीक है, कैसे कि HNO3 को हम ऐसे लिखते हैं ना, HONO2, तो ये वाला नेगेटिव लेके जाता है, ये वाला जाता है आपका पॉजिटिव लेके, तो ये बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यही फिर अटैक करता है कौन सी पोजीशंस पे, आपकी ऑर्थो एंड दी पैरा पे। ठीक है, NO2 आ जाता है एक बार ऑर्थो पे और एक बार ही आ जाता है पैरा पे। फिर से वही कहानी कि ये है मेजर प्रोडक्ट और जी ये है आपका माइनर, कौन से वाला, ऑर्थो वाला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, हेलोएरिन्स में। ठीक है, फिर मैंने आपको फिनोल्स में भी पढ़ाया, तो अब तो एक तरीके से रिपीटेशन है थर्ड टाइम ईथर्स के केस में। तो ये हमारा खत्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मींस ईथर्स ही यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, अल्कोहल फिनोल ईथर्स का। अब जो बचता है वो बचता है खाली नोमेनक्लेचर तीनों का। बाकी थ्योरी जितनी थी, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इनके स्ट्रक्चर, वो हमने सब क्या कर लिया है, यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब मैं एक पार्ट बना दूंगी जिसमें सारों के सारों का नोमेनक्लेचर हम एक साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन के साथ में डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लगता है आपको वीडियो कि आपके लिए यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना। आपको लगता है कि जिनके लिए यूजफुल हो सकती है, जिनको जरूरत है वीडियो की, आप उनको शेयर भी कर देना। अगर आपको सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम चाहिए तो आप जो बेल आइकन होता है इसको प्रेस कर देना, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।